ये द्विघात समीकरण शुरू करेंगे, कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड। और इसके अंदर द्विघात समीकरण, पहले तो ये पता करते हैं कि द्विघात समीकरण होता कैसा। द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण कैसा होता है, सबसे पहले तो देखिए इसका एक जो इसका स्वरूप, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। देखिए यहां पर हमने ये पिछले वाली प्रश्नावली लिखा था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, वहां पर लिखा था बहुपद, और इसी चीज को यहां पर लिख रहा हूं समीकरण, क्योंकि यहां पर मैंने बराबर का निशान लगा लिया, और जो बराबर का निशान लगा के 0 लिख दिया तो ये समीकरण बन गई, यानी बराबर आते ही समीकरण बन गई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तब तो ये बन गई समीकरण। इक्वल टू 0 हटा दिया तो ये बन गया बहुपद। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर साहब मेरे को वो हो गया, वो क्या है ये क्या। इक्वल टू 0 समीकरण, इक्वल टू 0 हटा दीजिए, यह आपका हो गया बहुपद। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये, अब इसमें द्विघात समीकरण में क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें x का मान ज्ञात करना होता है, x का मान ज्ञात करना होता है। x का मान ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से करते हैं और श्रीधर आचार्य के सूत्र से करते हैं, दोनों ही विधि से करते हैं, और एक है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, दोनों से। देखिए एक विधि है वो तो है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, इस विधि से भी हम इसमें x का मान निकालते हैं, और दूसरी जो है वो हम लगाते हैं श्रीधर आचार्य, या इसको श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। और तीसरी जो है वो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से गुणनखंड, श्रीधराचार्य और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो ये तीन विधियों से हम इसमें x का मान ज्ञात करते हैं। तीन विधि है, गुणनखंड आपके पढ़े हुए हैं, कहां पर, नवमी में भी पढ़े हुए हैं, अपने बहुपद में भी गुणनखंड किए हैं, वहां पर शून्य ज्ञात करते थे ना, तो वो शून्य गुणनखंड विधि से ही होते थे। और ये दूसरा है धराचार्य, ये नाम एक्चुअल में है श्रीधर आचार्य, इसका मिला करके लिख दिया श्रीधराचार्य। अब श्रीधर आचार्य ये महान भारतीय गणितज्ञ थे, और इन्होंने ही इस विधि का आविष्कार किया, इसलिए इसके नाम से चलता है श्रीधर आचार्य। और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, अब देखिए साहब इसमें धराचार्य की जो विधि होती है, इसमें x का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये आपके पास में एक समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो x का मान ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है सर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4, अब ये सूत्र याद होना चाहिए, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, सी क्या है, बिना एक्स का, तो ये मालूम होना चाहिए। और बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं विविक्तिकर, विविक्तिकर ये होता है, और इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम विविक्तिकर कहते हैं, इसको विवेचक भी कहते हैं, विवेचक ये भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, दोनों नाम इसी के हैं। तो ये विविक्तिकर होता है, या इसको विवेचक भी कहते हैं, इंग्लिश का शब्द इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसलिए यहाँ डी लिखते हैं। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी बिना एक्स का। अब इसके ऊपर मूलों की प्रकृति निर्भर करती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इसी के ऊपर मूलों की प्रकृति, ये भी आपके कोर्स में है, मूलों की प्रकृति। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर मूलों की प्रकृति के बारे में बताता हूं, मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति में देखिए सबसे पहले सब कुछ इसी से निर्धारित होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे आपको मूलों की प्रकृति, तो मान लीजिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, इसका मान ज्ञात किया, और मान लीजिए वो मान ग्रेटर देन 0 आया,
ग्रेटर देन जीरो, ये निशान होता है ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से बड़ा, ठीक है ना। जीरो से बड़ा मतलब चाहे 1 आया, चाहे 10 आया, चाहे 100 आया, चाहे 50 आया, प्लस क्या आना चाहिए। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ये अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक व असमान, वास्तविक व असमान इस तरीके के होंगे। वास्तविक संख्या आपने पढ़ी हुई है, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, और असमान होते हैं। नंबर 2, अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और मान लीजिए वो जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे वास्तविक और समान। देखिए इस तरीके से इक्वल टू जीरो मतलब मूल समान होंगे क्योंकि ये जीरो के बराबर हो गया। और नंबर 3, अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और वो लेस देन जीरो आ गया तो मूल काल्पनिक होंगे। ये इस तरीके से काल्पनिक का मतलब वही, जैसे आप कांच के अंदर अपना चेहरा देखते हैं तो कांच के अंदर जो चेहरा दिखता है वो काल्पनिक होता है, वो वास्तव में नहीं होता। तो कोई संख्या दिखने में तो संख्या दिखती है पर वो वास्तव में संख्या नहीं होती है। अब आप कहेंगे ऐसी संख्या कौन सी होती है, जो अंडर रूट के अंदर माइनस लग के आ जाती है वो संख्या, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, इस तरह की जो संख्याएं होती है उनको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो ये सब कुछ मूलों की प्रकृति इसके ऊपर निर्भर करती है। ये 3 चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। असमान का मतलब एक मूल अगर x आता, मूल का मतलब x का मान, जो शून्य बोलते हैं ना वही x का मान, तो वो दोनों असमान होंगे। एक 3 आया तो दूसरा 5 आ जाएगा, एक 7 आया तो एक 2/3 आ सकता है, ऐसे असमान। और अगर इक्वल टू जीरो आता तो मूल समान आएंगे। समान का मतलब एक मान 3 आएगा तो दूसरा भी 3 आएगा, एक 5 आएगा तो दूसरा भी 5 आएगा, इस तरीके से होते हैं। तो मूल समान होते हैं। और अगर लेस देन जीरो आ गया तो काल्पनिक होते हैं, यानी मूल अपन को ज्ञात होंगे ही नहीं। ये इस तरीके से यहाँ पर अगर काल्पनिक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है। ये अस्तित्व है, मूल यहाँ से ज्ञात हो सकते हैं और इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो ये अपन को इनके गुणधर्म, इनकी मूलों की प्रकृति याद होनी चाहिए, द्विराचार्य का सूत्र याद होना चाहिए, इससे हम x का मान निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से, और ये भी पता होना चाहिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें x की बड़ी से बड़ी घात 2 होती है, 2 ही होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, उससे छोटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर घात 2 होती है तो वो द्विघात है, अगर घात 2 नहीं आती है तो वो द्विघात नहीं है, सीधी सी बात है। अब जैसे देखिए इसका ये पहला प्रश्न, जांच कर बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब जैसे इसका ये पहला प्रश्न है, x गुणा में देखिए x + 1 और +8 और बराबर में है x + 2 और x - 2। अगर मैं इसको अंदर गुणा करता हूं देखिए x² आएगा, x को 1 से गुणा करूंगा तो x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा करता हूं a + b, a - b, a² - b²। अब यहाँ पर देखिए ये x² लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो ये तो कट जाएगा, तो ये पीछे बच गया x + 8 बराबर -4। तो देखिए x की घात 1 बच गई, तो जब x की घात 1 बच गई इसका मतलब है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये इस तरीके से, क्योंकि x की घात 2 है नहीं, x की घात 1 बच गई। अब देखिए दूसरा देखिए आप, इसी तरीके से दूसरे को करेंगे x + 2 होल की घात 3 और ये x की घात 3 - 4। देखिए आपको बहुत ही शॉर्टकट बताता हूं, ये होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ x³ आ जाएगा और यहाँ भी x³ है राइट हैंड में, तो x³ तो कट जाएगा दोनों तरफ, भाई यहाँ भी आएगा घात 3 पर इधर भी घात 3 आएगी। ये होल क्यूब का सूत्र होता है, वैसे तो याद होना चाहिए, नौवीं में था, पर नहीं याद है तो देखिए सीधा भी होता है, x की घात 3, यहाँ भी x की घात 3, दोनों तरफ कटेगी तो यहाँ x² यहाँ बचेगा, घात 3 में देखो घात 3 आती है फिर x² भी आएगा, घटती घातों में होता है। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। इसी तरीके से आप इसके तीसरे भाग को देखिए, तीसरा भाग है x² + 3x + 1
और यह आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये इधर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कटेगा तो एक्स ही तो बचेगा पीछे, घात 2 तो बची नहीं, इसलिए ये द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये इस तरीके से द्विघात समीकरण नहीं है। ये तीसरा हो गया। फिर देखिए साहब इसका चौथा भाग, बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना है। अब देखिए चौथे में क्या, x 1/x और x स्क्वायर बराबर 0। देखिए अगर मैं इसका लसे पे लेऊंगा तो लसे पे x आएगा, तो यहाँ गुणा करूंगा तो x की घात 3 हो जाएगी, देखिए ऐसे, इसके नीचे 1 है, भाग दूंगा x बार जाएगा और x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर। अब x का भाग x में देंगे, एक बार ऊपर गुणा करेंगे 1, इसके नीचे 1 है, 1 का भाग x में देंगे तो x बार, और x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x क्यूब, और ये बराबर में 0। अब आप देखिए साहब तिरछा गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब, ये 0 आ गया, यानी यहाँ पर x की घात 3 आ गई, तो इसका मतलब ये द्विघात नहीं है। सीधी बात है, एलएसए पे लेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी पता चल जाता है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये इस तरीके से देखिए आपको पता चल जाता है कौन सा द्विघात है और कौन सा द्विघात नहीं है। तो ये बहुत ही आसान। देखिए अगला प्रश्न, ये कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा इनके हल ज्ञात करो। वैसे ये परीक्षा में नहीं आता है लिखा हुआ कि गुणनखंड विधि से करना है, क्या करना है, पर इसने लिख दिया तो गुणनखंड विधि से हम इसको सरल करके x का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस पहले प्रश्न को करता हूं, यह है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब गुणनखंड कैसे करते हैं, ये बहुपद में भी आपको बता रखा, आप यहाँ फिर बता रहा हूं, गुणा करने पर इसके 2 टुकड़े करने हैं 5 के, कि गुणा करने पर 3 दूनी 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। तो वो कौन सी संख्या होगी जिनको गुणा करने पर 6, तो 3 दूनी 6 होता है, 3 और 2 5 होता है, तो इसको ऐसे लिखूंगा, ये 3 दूनी 6। देखिए इनको मैं जोड़ता हूं -3 -2 को, तो ये -5 होता है, और इनको गुणा करूंगा माइनस माइनस तो प्लस, और 3 दूनी 6, इस तरीके से। तो जोड़ने पर ये बीच का पद आना चाहिए -5, गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6। अब देखिए साहब यहां से ये जब हो गया, दो दो के जोड़े बनाते हैं, पहले 2 के जोड़े में से x कॉमन आता है, तो 2x स्क्वायर में से x गया तो 2x बचेगा, और यहां से x कॉमन गया तो -3 बचेगा। अब यहां से मैं कॉमन लेता हूं तो 1 आएगा, 2 और 3 में 1 कॉमन है, मतलब कुछ भी नहीं है तो 3 के साथ भी 1 है, 2 के साथ भी 1 है, तो 1 कॉमन होगा। अब देखिए 2x में से तो 1 कॉमन लिया तो 2 ही बचेगा, और माइनस कॉमन लिया, देखिए ध्यान रखें ये माइनस, तो ये आगे +3 है तो ये -3 हो जाएगा। जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो वो आगे के निशान को बदल देता है, ये ध्यान रखें। अब ये कोष्टक एक जैसे होने चाहिए, देखिए इस कोष्टक में 2x -3 है, इसमें भी 2x -3 है। अगर ये कोष्टक एक जैसा नहीं आता है तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो ये यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं। अब यहां से क्या बचेगा x, और यहां से क्या बचेगा -1। अब देखिए ये 2 का गुणा 0 है, तो 2x -3 बराबर 0, और या फिर x -1 बराबर 0, तो यहां से हो जाएगा ये बराबर 3, और यह आ जाएगा 3/2, और यहां से आ जाएगा ये 1। तो इसके शून्यक क्या हो जाएंगे वो देखिए, शून्यक हो जाएंगे ये, एक तो हो जाएगा 3/2 और एक हो जाएगा 1। शून्य कहिए या x का मान कहिए, ऐसे कह दीजिए x। तो देखिए साहब ये इस तरीके से x के मान अपन ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। तो बहुत ही आसान होता है, गुणनखंड आपको आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका सेकंड भाग, ये भी गुणनखंड विधि से ही है, 9x स्क्वायर -3x-2 बराबर में है 0। अब गुणनखंड करना है साहब, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 9 दूनी 18, और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 3, तो 6 3 18, 6 में से 3 जाते हैं तो 3 बचते हैं, 6 3 18, ऐसे ये आ जाएगा -6 और +3, -2 बराबर 0। अब देखिए साहब यहाँ अगर इनको गुणा करता हूं माइनस प्लस माइनस, 6 3 18 13 माइनस, और 9 दूनी 18 बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं जोड़ूं तो -6 + 3 तो -3 होता है, ये एक्चुअल में ये घटते हैं, -6 + 3 तो -3 आते हैं। अब देखिए साहब यहां से कॉमन लेता हूं,
9 और 6 में से 3 कॉमन आते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स में से तो एक्स कॉमन आता है। अब इस 3 का भाग देंगे, 3 3 9, एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो एक्स बचेगा। अब 3 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। अब फिर इसमें से भी कॉमन लेते हैं, तो 3 और 2 में से तो 1 कॉमन आता है, तो 3x माइनस 2। अब देखिए साहब, इस पूरे में से कॉमन लेता हूं, 3x माइनस 2 बचेगा क्या, यहां से बचेगा 3x और यहां से बचेगा 1। तो इस तरीके से ये कोष्टक एक जैसे बनने चाहिए, 3x माइनस 2 तो ये भी 3x माइनस 2। अब इस देखिए ये 2 का गुणा 0 है, तो या तो 3x माइनस 2 बराबर 0 और या फिर 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से देखिए x का मान आ जाएगा, ये माइनस 2 राइट हैंड में जाएगा और ये 2/3। यहाँ से ये 3x बराबर माइनस 1 और x बराबर 1/3 माइनस का। तो ये x के दो मान आ गए, माइनस का 1/3 और 2/3। तो इस तरीके से ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बारी नहीं है। तो ये दो मैंने करवाए हैं, कल आगे दो और आपको मैं बताऊंगा। आज इतना बहुत है, जितना मैंने बताया वो सब याद होना चाहिए, ऐसे नहीं हो कि याद नहीं हो। ओके।